हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो स्वागत है आपका ये अपने YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त चल रही है, लेकिन थोड़े से डग मंगा रहे हो। अक्टूबर बीतने वाला है, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सर्दी पड़ेगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए पढ़ाई को अभी पूरी कर लीजिए बेटे, बहुत जरूरत है इस चीज को पढ़ाई करने की, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते कर अपनी पढ़ाई करते करते अपना मनोरंजन का ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो पढ़ाई को तुम्हें पता है ना, इस चैनल पर बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स कहीं के किसी का खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। आप बस हमारे नोट्सों को पढ़ते रहें और अपना पेपर सोल्व करते रहें, तो देखना बहुत ही तरीके से आप अच्छा याद कर पाएंगे, ठीक है ना। और पेपर टाइम पे मैं भी आपके साथ रहूंगा, तो अनसोल्ड वगैरह पेपर की तैयारी सब हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको जरूरत है बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करने की और उन लोगों को जोड़ने की जो हमसे दूर हैं, ठीक है ना। सबको जोड़ते रहें, बढ़ाते रहें। चलिए, तो साइंस के आज साइंस के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके रसायन उसके यौगिक से चलते हैं। हमने आपको कार्बन के बारे में बताया, ठीक है ना। कार्बन के बाद उसकी सहसंयोजी यौगिक के बारे में बताया। आज कार्बन के कुछ अलग बात करते हैं, जो कार्बन की जैव शक्ति, जो हमारी कुछ पुरानी अवधारणाएं थी, तो आज इस पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज एक का हेडिंग है हमारी जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। जैव शक्ति सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जानना है। तो जैव शक्ति सिद्धांत, जैसे पता है, जैव जैव माने जीव, जीव जंतु द्वारा, यानी जीव जंतु के शक्ति के द्वारा जो भी पदार्थ निर्माण होते हैं, उस सिद्धांत को हम जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ये सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसे हम रसायन विज्ञान का पितामह भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, रसायन विज्ञान का पितामह कौन है? वर्जीलियस। तो वर्जीलियस थे, जिन्हें मिस्र देश के थे, ओ फ्रांस के थे। इन्होंने तो कहा कि अगर हम कार्बनिक यौगिकों को बनाएं तो उसके लिए जैव शक्ति का होना जरूरी है, मतलब जीव जंतु के द्वारा ही इनकी कार्बन के तत्वों का निर्माण हो सकता है। और ये धारणाएं काफी समय तक, लंबे समय तक चली, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्हें अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का निर्माण किया। उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है वोलर, ठीक है ना, फ्रेडरिक वोलर वोलर ठीक है ना। वोलर को हम वोलर ही कहते हैं। वोलर ने क्या करा था, अमोनियम साइनेट के द्वारा प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया, और यूरिया में कार्बन उपस्थित होता है, तो कार्बनिक यौगिक हुआ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 तो यहीं पर आपको बन गया है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक तत्व कौन सा है? पता चला कौन सा है? यूरिया है। अब यूरिया का सूत्र भी आता है कि यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। इसको अभी देखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यानी आपको समझना है जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत कैसे हुआ, ये छोटी बातें थी। और उसके बाद चलेंगे हम इसके नामकरण पर। जैसे मैंने पहले आपको साइंस पढ़ाने से पहले आपको साइंस लिखना सीखना, लिखना सीखना, पढ़ना और समीकरण को करना सिखाया था। तो उसी की तरह आपको कार्बनिक रसायन में भी होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो 5 वीडियो देखिएगा, रसायन विज्ञान आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल हाथों में, जो आप पढ़ते पढ़ते ही, मतलब देखते देखते ही, बोलते बोलते ही उसे याद कर लेंगे, ठीक है ना। सभी टीचर्स लोग आपसे कहेंगे सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं बेटे, बस केवल मेरी 5 वीडियो को देखते रहो और उससे ही सारे सूत्र याद हैं आपको। क्लियर? तो चलते हैं आपके जैव शक्ति सिद्धांत पर। चलिए बेटे, पार्ट नंबर 4 है, जो रसायन विज्ञान का हमारा सबसे लास्ट पार्ट चल रहा है, ठीक है ना बेटे। तो देखते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक चल रहा है, और जैव शक्ति सिद्धांत इसका एक नया टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा। जैव शक्ति सिद्धांत मैंने बता दिया था कि जो हमारे वैज्ञानिक थे वर्जीलियस, उन्हीं को उन्होंने कहा था कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने के लिए किसकी जरूरत है? जीवों की। लेकिन ये बात बाद में माननी होगी, तो बेटे इसी को लिखना, जैव शक्ति सिद्धांत। मतलब कह सकते हैं कि जो पदार्थ, पहले तो लिखे, जो पदार्थ केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, जो पदार्थ केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, उन पदार्थों को संयोग से बनते हैं, उन पदार्थों को बेटे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। जो रसायन विज्ञान के पितामह थे, रसायन विज्ञान के पितामह, पितामह जानते बेटे आप, दादाजी, पिताजी के भी पिताजी जो होते हैं वो पितामह कहे जाते हैं। रसायन विज्ञान के पितामह बर्जीलियस, पितामह कौन है बेटे? बर्जीलियस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल, नहीं तो कुछ पूछना तो पड़ता ही है सभी को। बर्जीलियस ने बताया कि इस पृथ्वी पर उपस्थित बताया कि इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन सभी का निर्माण यौगिक हैं, उन सभी का निर्माण जीव जंतु द्वारा होता है। जीव जंतु द्वारा होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बताया है बर्जीलियस ने, पितामह थे, क्या पृथ्वी पर जितने भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो सभी कौन उत्पन्न करेंगे? जीव जंतु उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना। यानी अर्थात कार्बनिक यौगिकों को अर्थात कार्बनिक यौगिकों को यौगिकों के लिख दो बेटे, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जीव शक्ति की आवश्यकता होती है। जीव शक्ति की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। बर्जीलियस की इसी अवधारणा को बर्जीलियस की इसी अवधारणा को, ठीक है ना, जैव शक्ति सिद्धांत का नाम दिया गया। सिद्धांत का नाम दिया गया। ठीक है मेरे बच्चों, यानी बर्जीलियस की सारी कहानी थी। आपको इसमें अधिकतर याद नहीं रखना है, मतलब इतना पढ़ना है बस कि अगर कार्बनिक यौगिक का निर्माण अगर इस पृथ्वी पर होता है तो वो जीव जंतु के द्वारा होता है। यानी कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता है। और इसी अवधारणा को हमने क्या कहा? जैव शक्ति सिद्धांत कहा। किसने कहा? रसायन के पितामह बर्जीलियस ने। ये बात होगी, दो बातें इतनी याद रखिए कि रसायन विज्ञान इसमें इतना ही आता है। कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के कुछ भी अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। बस याद रखिए कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीव जंतु द्वारा होता है, यानी इनके निर्माण के लिए जैव शक्ति की आवश्यकता है। दो बातों में याद करना, बाकी काम खत्म। अब कुछ समय बाद यह अवधारणा बहुत लंबे समय तक रही, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता रहेगा कि लंबे समय तक रहती है। कोई भी अवधारणा बने तो बहुत लंबे समय तक रहती है, फिर उसके बाद फिर उसकी खोज होती है नई नई। तो वही वाली बातें बेटी। तो इसके बाद कौन है? एक नए नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस अवधारणा को अमान्य सिद्ध कर दिया। तो उसी के बारे में भी जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटे देखो, मैं नई लाइन से लिख रहा हूं, तो लिखेंगे कुछ समय बाद वोलर नामक वैज्ञानिक ने
कुछ समय बाद वोलर नामक वैज्ञानिक ने बेटे अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ कौन सा था बेटे? वो सोडियम अमोनियम सल्फेट। अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म करके प्रयोगशाला में सबसे पहले एक कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया। यूरिया बेटे इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ यूरिया का, हाँ बेटे जो खेतों में डालते हैं ना वो यूरिया, NH2CONH2 का निर्माण किया। इस प्रयोग ने जैव शक्ति जो सिद्धांत चला रहा था, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया। सिद्धांत का क्या कर दिया बेटे? अंत कर दिया। तो समझ में आ गई ना बच्चों? तो ये पता चला कि जो हमारे वोलर थे उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में किसको बनाया था? यूरिया को बनाया था। तो यही क्वेश्चन आता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइए। तो यूरिया है। यूरिया का क्या सूत्र होता है? NH2CONH2 होता है। क्या सूत्र होता है? NH2CONH2 होता है, ठीक है ना। तो ये यूरिया का निर्माण होता है। और इससे जब पता चला कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं, फिर जीवों की जरूरत कहाँ रहेगी? फिर तो हम अलग भी बना सकते हैं ना। कोई जीव बनाते तो हैं, लेकिन उनके साथ जब हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारे जीव शक्ति का क्या हो गया? बिल्कुल अंत हो गया। बहुत सारे और वैज्ञानिक थे जो जैसे कोल्बो थे। कोल्बो ने हमेशा एसिटिक अम्ल का निर्माण किया है। तो लिख सकते हैं कोल्बो ने एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलते हैं बेटे सिरका, सूत्र होता है CH3COOH। ये अभी पता चलेगी बेटे आप सूत्र बनाते कैसे हैं इसको। तो कोल्बो ने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया था। ठीक बेटे, तो किसका निर्माण किया? एसिटिक अम्ल यानी सिरके का निर्माण किया। तो इससे पता चला कि हमें अब जैव शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसको बिल्कुल जैव शक्ति का इस सिद्धांत के अनुसार अंत कर सकते हैं। यहाँ पर हुआ तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और यूरिया तो आपको कई बार मिल रहा है आपको कि प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो बेटे चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे जरूर, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपको बन पाते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। फिर चलते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन ये क्या होते हैं। अब अपने बिल्कुल मेन टॉपिक पर जाते हैं। ये था हमारा बिल्कुल कार्बन के बारे में अपनी जानकारी होना, कितनी जानकारी होगी तो आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी फटाफट एकदम। चलिए ठीक है ना। चलिए बेटे तो पहले हेडिंग डालते हैं आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ये तो अभी हम लिख के भी गए हैं, तो उसकी बात है। यानी वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं बेटे। यहां पर लिख सकते हैं वे पदार्थ जो कार्बन
जो कार्बन हाइड्रोजन वे ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना, कहलाते हैं मतलब बेटे जैसे CH मैथेन बोलते हैं, दूसरा C2H5OH एथिल अल्कोहल बोला जाता है, तीसरा अभी आपने लिखा था एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ऑक्सीजन का होना या ना होना भी जरूरी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, उससे बना जो भी यौगिक होगा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। तो बेटे अब इसके नीचे आता है कि अगर जहां पर इनका अध्ययन किया जाता है, लिखते हैं जहां कार्बनिक, ऐसे लिखो विज्ञान की वह शाखा बेटे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जहां जिसमें हम इसका यौगिक कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है बेटे, तो यानी कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे और जहां उनका अध्ययन करेंगे उन्हें कार्बनिक रसायन और उन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहेंगे। पक्की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कार्बनिक रसायन में ये कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिक आते हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, तो इसको भी लिखते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे प्रयोग बनेंगे। ठीक, ले लिया। चलिए तो लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, यानी जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उन यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है बेटे, तो लिखते हैं फटाफट एकदम। तो यहां पर लिखिए वे पदार्थ या वे यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक डाल दो बेटे हेडिंग, यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना बेटे, ये दो प्रकार के होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट एलिफेटिक, एलिफेटिक। नंबर दो एरोमेटिक। ठीक ना। अभी एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होते हैं अभी समझते हैं बेटे इन बातों को। एलिफेटिक यौगिक कहते हैं जो सीधी श्रृंखला में हो, मतलब इधर को भी श्रृंखला बढ़ जाए और इधर को भी बढ़ जाए, यानी आगे को भी श्रृंखला जुड़ती चली जाए, पीछे को भी श्रृंखला जुड़ती चली जाए, दोनों तरफ को श्रृंखला जुड़ जाती है, तो उन यौगिकों को बोलते हैं हम एलिफेटिक। ठीक है ना। यानी हाइड्रोकार्बन के वे यौगिक जो सीधी श्रृंखला में एकदम सीधे स्ट्रेट दोनों तरफ से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं। और एरोमेटिक, एरो मतलब होता है बंद श्रृंखला, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक बंद श्रृंखला में जुड़े हों कि देखो वो ना बढ़ सके, जितने यौगिक जुड़ेंगे उतने यौगिक उसके आगे ना बढ़, उससे ज्यादा ना बढ़ सके, उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक यौगिक। ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे आपका एलिफेटिक। एलिफेटिक यौगिक देखिए बेटे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या बताया बेटे, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो एक खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं। खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी ये यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं कैसे होते हैं। तो नंबर एक, इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे। नंबर फर्स्ट क्या हो गया बेटे आपका, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक। अब देखो क्या होते हैं, यानी वे एलिफेटिक यौगिक, पहले बता ही दूं, चलो बाद में बता देंगे। वे एलिफेटिक यौगिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु, जिनमें कौन बेटे, कार्बन और कार्बन परमाणु परमाणु एकल बंध, बताया था मैंने जब संयोजी बंध बना रहे थे हम, एकल बंध जो एक निशान होता है इसके द्वारा, इसे बोलते हैं एकल बंध या सिंगल बॉन्ड, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बेटे कई बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन है ये, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है ना बेटे। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कुछ भी, बस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये CH4 है, ये भी है, C2H8 है, ये भी है। ठीक है ना। और दूसरा हो गया, बहुत सारे हैं आपके, C2H5OH, ये भी आपके संतृप्त यौगिक हैं, एलिफेटिक यौगिक हैं, खुले श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है ना। कैसे जुड़े होते हैं अभी बेटे जब IUPAC पढ़ेंगे इस पाठ की तो उसमें सारी चीजों को पता चलेगा। ठीक है ना। थोड़ा सा अलग था। तो नंबर सेकंड आता है आपका असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक कितने तरह की होगी, 25। चलो बस थोड़ा सा ये
असंतृप्त यौगिक यानी वे एलिफेटिक यौगिक, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु द्विबंध द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। कहते हैं, ठीक है ना बेटे। जैसे ठीक, ये प्रकार के होते हैं, प्रकार के यौगिक, यही कहलाते हैं आपके असंतृप्त यौगिक। तो समझ गए, एक याद करिए, जिसमें एकल बंध होगा यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम संतृप्त, और जिसमें एकल बंध नहीं होगा बाकी और बॉन्ड होंगे उसे बोलेंगे असंतृप्त। तो इस प्रकार हमारे कार्बन के बारे में आज ये रहा। तो अब चलेगी इसकी नामकरण पद्धति, जिसको बोलते हैं हम IUPAC, ठीक है ना बेटे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक के यूट्यूब में, आज तक की सभी यूट्यूबों में सबसे आसान तरीके से आपको IUPAC पढ़ने को मिलेगी। आज तक अपने YouTube चैनल में किसी में भी अपने IUPAC इतनी आसान तरीके से नहीं सीखोगे जितने आप मेरे साथ सीखोगे, ठीक है ना। तो जोड़ के रखें उन सब बच्चों को, IUPAC सिखाएं और देखें सभी को मस्त मस्त। तो रहें आप, मस्त रहें, जिंदाबाद रहें। और बस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।